नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं अब आने शुरू हो गए हैं। रुझानों की अगर बात करें तो इस समय एनडीए 297 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इस तरीके से देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने के साफ और स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, यानी कि जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है। वहीं अगर बात करें विपक्षी गठबंधन की, इंडिया की, तो उसके 228 सांसद निर्वाचित होते दिख रहे हैं और इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर हम 2-3 महीने पहले की राजनीतिक स्थितियों पर गौर करें तो दिखता था कि बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एनडीए का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जिस तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, और एक समय ऐसा भी आया जब इंडिया गठबंधन भरभरा कर गिरता हुआ दिख रहा था, जब नीतीश कुमार साथ छोड़ गए थे, ममता बनर्जी ने सीटों पर समझौता करने से इनकार कर दिया था, आरएलडी बाहर हो गई थी और इसी प्रकार से एक आध और छोटे दल इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ गए थे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने वापसी की, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जिस तरीके से कांग्रेस का जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया था, लेकिन कांग्रेस 100 को पार कर गई है, यानी विपक्ष का नेता अब कांग्रेस की तरफ से बनेगा, ये बात स्पष्ट हो गई है। तो ये जो विपक्ष की मजबूती हुई है, ये इस जनादेश का एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है बीजेपी को कि सबको साथ लेकर चलें और सिर्फ आपकी जो मर्जी है वो नहीं चलेगी। और जिस तरीके से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत जनादेश नहीं मिला है, वो दिखा रहा है कि देश एक बार फिर गठबंधन सरकार की ओर बढ़ रहा है। 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, 2019 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन इस बार बीजेपी 272 के मुकाबले 242 के आसपास इस समय है रुझानों के मुताबिक। हालांकि अभी 10 से ज़्यादा राउंड की गिनती बाकी है, इसलिए अभी फिलहाल कुछ कहना स्पष्ट तरीके से मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट दिख रही है, जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो बीजेपी को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। जो कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है वो एक बनाना होगा, एनडीए की बैठक बार बार करके सहयोगियों का समर्थन लेना होगा। प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े फैसलों की बात कही थी, लेकिन अब वो खुद अकेले बड़े और कड़े फैसले नहीं ले सकते, उनको सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना होगा और विपक्ष भी उनके सामने ऐसा मजबूत बैठा होगा जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। विपक्ष भी अपनी आवाज बुलंद करेगा, क्योंकि विपक्ष को खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ी ताकत दी है। इतनी बड़ी ताकत है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसने सत्तारूढ़ बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने 2014 में जो प्रदर्शन किया था, 2019 में जो प्रदर्शन किया था, उससे बहुत निराशाजनक बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। चाहे हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, चाहे हम बात कर लें राजस्थान की, गुजरात में भी बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो उम्मीदें रखी थी, जो उसका पिछली बार का प्रदर्शन था, उससे बीजेपी आधे पर सिमटती दिख रही है। ये बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से बहुत बुरी खबर रही है और इसको लेकर बीजेपी निराश भी है। बीजेपी के तमाम नेता टीवी चैनलों पर जो बातचीत कर रहे हैं उसमें परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप नहीं बता रहे हैं, परिणामों को निराशाजनक बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं। जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है ये स्पष्ट हो जाएगा, तब वो प्रधानमंत्री आ सकते हैं बीजेपी मुख्यालय, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन आज बीजेपी में वो जोश नहीं दिख रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए या किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। इस तरह की भी खबरें हैं कि बीजेपी में इस बात पर मंथन चल रहा है। संसदीय बोर्ड जब आज शाम को चर्चा करेगा, चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगा, तो इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है या किसी और को कमान सौंपी जाए। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी और को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, और लेकिन इस बात की चर्चा जरूर चल रही है बीजेपी के भीतर अंदर खाने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शैली है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खुलकर कामकाज करते हैं, बड़े और कड़े फैसले लेते हैं और उनके फैसले अक्सर वो लोगों के साथ चर्चा करने की बजाय खुद से ही लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके का बीजेपी के पास आंकड़े हैं, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उनको अब फैसलों में सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। तो इस तरीके का उनका राजनीतिक मिजाज है नहीं, तो देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन आज बीजेपी के तमाम कई बड़े नेता जिस तरीके से आज निराशाजनक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो दिखा रहा है कि बीजेपी को एक सदमा सा लगा है। बीजेपी को यकीन नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है। बीजेपी को
यकीन नहीं हो रहा है कि जिस दक्षिण पर उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, जिस दक्षिण के लिए में जीत के लिए बीजेपी लगभग 2-2.5 साल से काम कर रही थी, तमाम तरह के राजनीतिक गणित बनाए गए थे, वो सारे के सारे गणित फेल हो गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने तमाम नए प्रयोग किए थे, तमाम पार्टियों में तोड़फोड़ की थी, लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र से भी बहुत बड़ी निराशा मिली है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, हरियाणा में जिस तरीके की मजबूती विपक्ष को जनता ने दी है, ये दिखा रहा है कि विपक्ष एक लड़ने की स्थिति में, जैसा हमने अभी आपको शुरू में बताया कि कुछ समय पहले लगता था जब राम मंदिर बना था, उस समय तक की स्थिति ये थी, जिस तरह की लहर थी देश भर में, उस समय लगता था कि बीजेपी को और एनडीए को कोई चुनौती नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी के करीब तक, उनके राजनीतिक कद तक कोई करीब पहुंच नहीं सकता। लेकिन अब स्थिति एकदम बदल गई है। जनता जो है वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का मादा रखती है, और उसने ऐसा करके इस जनादेश से कहीं ना कहीं सबको संदेश दिया है। विपक्ष को ताकत दी है कि आप हमारी आवाज़ बनिए, आप मुद्दे उठाइए। सरकार को सतर्क कर दिया है कि आपको अब सिर्फ हम कैसे चलाएंगे देश को, इस पर ही फोकस नहीं करना है, जनता क्या चाहती है इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो चुनाव परिणाम है, जो जनादेश है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन 2014 और 2019 की तरह किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना देश के लिए एक बड़ा धक्का भी है। खासतौर पर हम जिस तरीके से आर्थिक वृद्धि की दर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और नीतियों में स्पष्टता थी, नीतियों में जो फैसले लेने में जिस तरीके की तीव्रता थी, और खासतौर पर एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के पास जिस तरीके से कड़े और बड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता होती है, तो वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बाधित हुई है। गठबंधन सरकार के युग में एक बार फिर देश जाता दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता को भी निमंत्रण देता है। देखना होगा कि अब जैसे हम बात करें, एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन इसमें चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, इसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, जो कि पाला बदलने में माहिर हैं। तो वो पाला कहीं दोबारा से तो नहीं बदल जाएंगे, ये भी एक सवाल है। पाला अगर अभी नहीं बदलेंगे तो क्या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद भी नहीं बदलेंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो राजनीतिक अस्थिरता तो आ जाएगी अगर स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिलता है। देखना होगा कि आगे जो 10 और अभी चरण हैं इस समय काउंटिंग के, उसमें किस तरीके का जो नतीजा सामने आता है। फिलहाल एक चीज़ स्पष्ट है कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। देश के कई राज्यों में बीजेपी के अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव जो कि उड़ीसा में हुए, आंध्र प्रदेश में हुए, तो वहां पर उड़ीसा में बीजेपी अपने बलबूते सत्ता में आती दिख रही है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो ये 2 बड़ी कामयाबियां बहुत हैं बीजेपी की। लेकिन एक जो नतीजा मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी के पास दोनों थी, लेकिन मणिपुर में बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन ऐसे जो गुपकार गठबंधन के नेता थे, इनको बड़ा झटका लगता दिख रहा है। तो ये जो जनादेश है, जनता ने बहुत सोच समझ कर दिया है। लेकिन फिर भी एक बात जो अभी तक के परिणामों में खटक रही है, वो ये है कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देकर गठबंधन सरकार की ओर जो बढ़ने का जो जनादेश आया है, वो देश को कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता के मार्ग पर ले जाएगा। फिलहाल अंतिम परिणाम क्या होंगे, इसके लिए आपको और हमें इंतजार करना होगा कुछ और समय का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।